Hello students, a very good morning to all of you. You all are most welcome to your science class. In yesterday's class, we were discussing about forest conservation and management, in which we have read various aspects of the forest conservation and we have seen the steps which we should consider for conserving our forest. And we are left with one topic of that forest conservation, that is social forestry. So in today's class, we will discuss social forestry and then we will move on the other natural resource, that is wildlife. So let's start with the social forestry. सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड का क्या मतलब है, देखिए अब आपको सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझना है। अगर आप वर्ड्स का मतलब समझने लग जाएंगे तो आप आधे चीज़ों को वैसे ही समझ सकते हैं जो उनके अंदर हमें बताया जाएगा। अब ये वर्ड आपको सिमिलर लग रहा होगा एक वर्ड जो अभी बहुत फेमस हो रहा है, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? सामाजिक, सोशल का मतलब सामाजिक, डिस्टेंसिंग का मतलब दूरी, यानी सामाजिक दूरी। अब इसका भी क्या मतलब? दूरी का मतलब आप समझते हैं कि एक दूसरे से थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेना, लेकिन सोशल वर्ड का क्या मतलब है? सोशल वर्ड का मतलब है पूरे देश में या पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में जो चल रहा है, उस वर्ड को बोला जाता है सोशल। तो इस डिस्टेंसिंग ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगा रखी हो, किसी एक कस्बे में, किसी एक सिटी में लगा रखी हो, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में लगा रखी हो, ये पूरे इंडिया में चल रही है या पूरे वर्ल्ड में चल रही है भी हम कह सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? सोशल डिस्टेंसिंग। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि पूरे देश का ही योगदान रहे, पर एक सोसाइटी, ऐसा नहीं कि ये कोई एक दो चार लोग ही इसको कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक 10-20 लोगों की, 50 लोगों की, एक शहर पूरा जब किसी चीज़ को मिलकर करे तो उसे हम सोशल नाम दे देते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है। अब ऐसी सोशल फॉरेस्ट्री में सोशल वर्ड का मतलब आप समझ ही गए। फॉरेस्ट्री वर्ड का मतलब होता है, फॉरेस्ट्री वर्ड का मतलब फॉरेस्ट लगाना। हिंदी में हम बेसिक बात करें तो हिंदी में वैसे इसको हम वानिकी कहते हैं। वानिकी वन से बनता है। वन आप जानते हैं क्या होते हैं? जंगलों को ही कहा जाता है। तो ये है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, यानी पूरी सोसाइटी मिलकर क्या करे, फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सोशल फॉरेस्ट्री बोलेंगे, एज ए वर्ड टू वर्ड मीन अगर मैं आपको बताऊं तो। अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है सोशल फॉरेस्ट्री में। इन आवर कंट्री देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांटेशन ऑन नियरली 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड। ऐसी लैंड है जिस पर अभी कुछ नहीं उगा हुआ है या फिर वो बंजर पड़ी है या उसमें प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अराउंड 1 करोड़ हेक्टेयर, 1 करोड़ हेक्टेयर लैंड ऐसी है जिस पर हमें रिक्वायरमेंट है क्या करने की? प्लांटेशन करने की। दिस गोल कैन बी अचीव्ड बाय सोशल फॉरेस्ट्री। अब इतनी बड़ा गोल, इतनी बड़ी जगह पर प्लांटेशन सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल 10-5 लोगों को वो ड्यूटी दी जाए, गवर्नमेंट भी है केवल कोई डिपार्टमेंट बना दे 50 लोगों की आपको लगाने, तो उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी, पर वो पूरे के पूरे लैंड पर प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में 1-2 पर्सन का प्लांटेशन लगाने का एक लिमिटेड डाटा हो सकता है। वो एक दिन में मैक्सिमम 50 प्लांट लगा सकते हैं और ज़्यादा तो 70 प्लांट, इससे ज़्यादा तो पूरा दिन ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसलिए इतने बड़े लैंड पर अगर हमें प्लांट लगाने हैं एक साथ, तो हमें पूरे सोसाइटी को साथ कर लेकर चलना पड़ेगा। पूरी सोसाइटी जब मिलकर प्लांटेशन करेगी तभी हम इतने बड़े एरिया को कवर कर पाएंगे। दिस विल नॉट ओनली रिजल्ट इन टू इंक्रीमेंट इन द प्लांटेशन बट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑन ए लार्ज स्केल। अब इससे केवल प्लांटेशन ही नहीं बढ़ेगा, ये एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज़ करेगा। क्यों एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा? प्लांटेशन करने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जैसे ज़मीन की जुताई के लिए चाहिए होगा, कुछ पानी देने के लिए फसलों में चाहिए होगा, अगर अपन क्रॉप प्लांट्स उगा रहे हैं तो उनके लिए लेबर, जो मज़दूर चाहिए होंगे, उनको रोज़गार मिल जाएगा। फिर प्लांट उगने के बाद, जैसे फसल को काटने के लिए मज़दूर जाते हैं, तो अगर क्रॉप्स के प्लांट हैं या फल फ्रूट के प्लांट लगाए तो उन फलों को तोड़ने के लिए चाय के प्लांट लगा दिए, तो चाय जहाँ उगती है वहाँ चाय को बीनते हैं लोग, उसके दाने दाने, तो उनको रोज़गार मिल जाएगा। फिर जहाँ फैक्ट्रियों में पैक होने के लिए जाते हैं दूसरे शहरों में, जो चीज़ चाय अपने यहाँ नहीं उगती तो बाहर से आती है, अपन बाजरा बेचते हैं दूसरी जगह, तो ट्रांसपोर्ट वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। फैक्ट्री में जो पैकिंग कर रहे हैं इनकी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। कंज्यूमर्स, हम कंज्यूम करेंगे इन चीज़ों को, जब ज़्यादा हमने प्लांट उगाने लग गए, ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलने लग गया। फैक्ट्रियाँ, जो प्लांट लकड़ियों के लिए उगाए जाएंगे, वुड्स के लिए, तो फर्नीचर का इंडस्ट्री डेवलप होगा। फर्नीचर इंडस्ट्री डेवलप होगा तो फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन कारीगरों को, उन कारपेंटर्स को रोज़गार मिलेगा। इस तरह मेडिसिनल जब प्लांट उगाएंगे तो
फार्मा जो इंडस्ट्रीज़ है, मेडिसिन बनाने वाली जो इंडस्ट्री हैं, कंपनियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन बनेंगी, ज़्यादा मेडिसिन बनेंगी तो ज़्यादा लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरह ये एम्प्लॉयमेंट को भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पूरे नेशन में फॉरेस्ट से जुड़े जो कानून हैं वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में आते हैं। उसके भी बनने से पहले क्या था अपने देश में, नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल हुआ करती थी। काउंसिल का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप। तो सरकार ने एक काउंसिल बना रखी थी, हैज़ गिवन इट सजेशन। तो अब तो हमारे चलती है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। उसके बनने से पहले भी नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल ने सजेशन दे दिया था क्या करने का, सोशल फॉरेस्ट्री करने का, फॉर इंक्रीमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, सो दैट अलॉन्ग विद एक्सपेंशन इन फॉरेस्ट एरिया विलेजर्स विल गेट फॉडर फॉर एनिमल्स। क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, अलॉन्ग विद एक्सपेंशन इन फॉरेस्ट एरिया में जैसे जैसे एक्सपेंशन यानी विस्तार होगा, जैसे जैसे फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज़ होगा, विलेजर को चारा मिलेगा एनिमल्स के लिए, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी मिलेगी, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मेडिसिन्स मिलेंगी, हर्ब्स मिलेंगे, रेजिन्स जो आपने पढ़े थे फर्स्ट पेज पर, वो सारे प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलने लगेंगे। इस सोशल फॉरेस्ट्री का आइडिया बहुत पहले दे चुकी है नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल, पर हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। हम सोशल डिस्टेंसिंग पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जान पर बनाया है। आप नहीं करोगे तो आपको कोरोना हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। और गवर्नमेंट भी ऐसे पुलिस के थ्रू आप पर डंडे चलवा रही है, चालान कटवा रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक ह्यूमन राइट हो सकता है, एक तरह का जीना हमारा अधिकार है, और कोरोना हमसे वो अधिकार हमारा छीनना चाहता है। या हम कोरोना के मरीज़ हैं तो हम दूसरों को कोरोना फैला रहे हैं, तो हमको कोई हक नहीं है दूसरों को हम बीमार करें। तो इस वजह से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई जा रही है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं डर की वजह से। लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में आपने शायद पढ़ाई पहली बार है, इसको इतना क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये हमें किसी तरह डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा कि 7-8-10 दिन में हम मर जाते हो बिना प्लांट के। इफ़ेक्ट करेगा ये, पर इसको इफ़ेक्ट करने में 70, 80, 700, 800 साल लगेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हम सोशल फॉरेस्ट्री कर लेते तो कितना अच्छा रहता। तो इसमें सोशल फॉरेस्ट्री के सुझाव दिए, जैसे अब WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग के दिए, सैनिटाइजिंग के दिए, मास्क लगाने के दिए, वैसे ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बार बार कहता है कि पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को कंजर्व करो। पर सरकार तो अपना काम करती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है सरकार की काम करने की। गवर्नमेंट हैज़ द मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व दीज, तभी कंट्री डेवलप होगा। बट हम अपने लेवल पर खुद क्या कर रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री की उन्होंने ये बात कही कि आप फॉरेस्ट को बढ़ाइए, जिससे ये सब चीज़ें भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। दिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोग्राम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब यही बात आ गई कि ये प्रोग्राम एक कैसा प्रोग्राम है, ऑफ द पीपल, लोगों का प्रोग्राम, बाय द पीपल, लोगों के थ्रू, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए। हमारा ही प्रोग्राम है, हमें ही करना है और हमारे लिए ही ये किया जाएगा। डेमोक्रेसी का ये आप रूल देखते हो, जैसे अपना रूल कैसा है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इसी तरह ये प्लांटेशन भी हमारे लिए ही है। हम किसी गवर्नमेंट पर, किसी दूसरे पर्सन पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी अमीर पर्सन पर, किसी सेलिब्रिटी पर या खुद नेचर पर इस बात के लिए डिपेंड नहीं रह सकते कि कोई आके प्लांटेशन कर दे हमारे लिए। तो हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। उससे हम अपना ही क्या कर रहे हैं, हम अपनी ह्यूमैनिटी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ह्यूमन की जो स्पीसीज है उसी को नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि हम भी नेचर का ही पार्ट है, हम नेचर से अलग नहीं है। अगर हम नेचर को कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो नेचर एक दिन हमें भी, और नेचर ख़त्म होगी तो उसमें हम भी आते हैं, हम भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये थी सोशल फॉरेस्ट्री। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री। 3 पार्ट हैं सोशल फॉरेस्ट्री के। पहले आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड। एग्रीकल्चर का मतलब क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें उगाना। सेकंड, प्लांटेशन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द पब्लिक प्लेसेस, पार्क, मॉन्यूमेंट्स, गार्डन्स और घूमने के जो भी जगह होते हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई आपकी, फोर्ट्स हो गए बड़े बड़े, आमेर फोर्ट है जैसे अलवर में, सरिस्का हो गया, और जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। पब्लिक प्लेस जो भी है, टेंपल हो गए, मंदिर हो गए बड़े बड़े, गवर्नमेंट ने जिसको अपने अंडर में ले रखा है। स्कूल्स कॉलेज हो गए गवर्नमेंट के, कोई कम्युनिटी हॉल हो गया गवर्नमेंट का बनाया हुआ, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हो गए। इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए, प्लांटेशन किया जाना चाहिए। सच एज बैंक्स ऑफ द कैनाल्स, नहरों के किनारे पर, सड़कों पर, हॉस्पिटल्स पर, टू कैटर टू कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स,
क्योंकि ये कम्युनिटी समाज की क्या है रिक्वायरमेंट है, नीड है कि प्लांट होने ज़रूरी हैं। तो ये उसका गवर्नमेंट लेवल पर पार्ट हो गया। एंड थर्ड, प्लांटेशन ऑन पब्लिक प्लेसेस बाय द विलेजर्स। अब गाँवों तक गवर्नमेंट के इतने सारी योजनाएं नहीं ढंग से लागू हो पाती हैं, तो वहाँ ये गांव के लोगों का भी एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि आजकल पढ़ाई सब जगह पहुँच गई डिजिटल तरीके से, तो उनको सब कुछ पता है। और गांवों में तो वैसे ही प्लांटेशन काफ़ी ज़मीन पड़ी रहती है ऐसी जिसमें ईजिली प्लांटेशन किया जा सकता है। वहाँ अर्बनाइजेशन या वहाँ अभी इंडस्ट्रीज इतनी नहीं होती है, तो वहाँ प्लांटेशन जितना अच्छा और जितना बेनिफिशियल हो सकता है वो किसी शहर में नहीं किया जा सकता। तो उन लोगों को अपने लेवल पर वहाँ पब्लिक प्लेसेस पर क्या करना चाहिए, प्लांटेशन। जैसे गांव का सड़क हो गई गांव की तरफ आती हुई, गांव का कोई खेल का मैदान हो गया, गांव का कोई चौपाल हो गई जहाँ पर लोग गांव के बैठते हैं, गांव में कोई छोटा मोटा पार्क हो गया, ऐसी जगहों पर प्लांटेशन किए जाने चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर हमें अर्थ को किसी भी तरह से बचाना है और हमें कोई भी तरीका नहीं आता, और क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी फैक्ट्री चलाई जा सकती हैं, कौन से फ्यूल यूज़ करना बंद कर सकते हैं, कौन से केमिकल को कम ज़्यादा किया जा सकता है, पॉल्यूशन लेवल कैसे कम ज़्यादा किया जा सकता है, टेम्परेचर, इतनी साइंस अगर नहीं समझ आती किसी के, तो सिंपल सी एक बात हम कह सकते हैं कि हम क्या कर दें, प्लांटेशन करना ही चालू कर दें अपने स्पेशल डेज़ पर, अपने बर्थडेज़ पर, अपने टीचर्स डे, या 15 अगस्त रिपब्लिक डे पर, अपने फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे पर, हम अपने फेस्टिवल्स पर, होली दिवाली, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, हम कोई सा भी ऐसा फेस्टिवल चूज़ कर लें और साल में एक बार भी हम कम से कम सारे हर कोई भी प्लांटेशन करने लग जाए, तो अपनी लाइफ 50% से ज़्यादा अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इतना इम्पोर्टेंट है प्लांटेशन। तो ये थे आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के सारे एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट अब आपका रिसोर्स आता है वाइल्ड लाइफ। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इन नॉर्मल मीनिंग वाइल्ड लाइफ इज़ द टर्म यूज्ड फॉर दोज क्रिएचर्स विच लिव इन फॉरेस्ट। देखो नॉर्मल मीनिंग में तो वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है, वो क्रिएचर, वो जीव जंतु जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, सच एज एलिफेंट, लायन, डियर, राइनोसोर्स, जैसे हाथी, शेर, हिरण और गेंडा। बट इन ब्रॉडर मीनिंग, लेकिन अगर अपन फुल मीनिंग लें, बड़ा मीनिंग लें, वाइल्ड लाइफ इज़ ए टर्म यूज्ड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एंड प्लांट स्पीसीज दैट इज़ फाउंड इन द नेचर। तो हम वाइल्ड लाइफ में सभी लिविंग बीइंग्स को, घरेलू और पालतू जानवरों को भी, इंसानों को भी, और प्लांट की प्रजातियों को भी ले सकते हैं जो नेचर में मिलती हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री विद वास्ट रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। या इन सभी को मॉरल वैल्यूज़ को पूजा जाता है, एक तरह इनकी पूजा की जाती है। हर एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है सभी का, अलग अलग जानवरों के अलग अलग त्योहारों पे पूजा की जाती है। जैसे शेर को हम माता की सवारी कह देते हैं, नाग पंचमी पे हम नाग की पूजा कर देते हैं, चूहा हमने गणेश जी की सवारी बनाया हुआ है। कल्चरल, सांस्कृतिक महत्व भी है, अपनी जो कल्चर चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, हम अलग अलग फेस्टिवल्स पे अलग अलग पेड़ों की पूजा कर देते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी है इनका, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से। इट इज़ रिमार्केबल दैट इट हैज़ इसका मतलब इंडिया, अपना कंट्री, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड। वर्ल्ड की टोटल लैंड का कितना है, 2.4% है इंडिया के पास, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 8.1% बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड। ये आपने बायोडाइवर्सिटी में ही पढ़ा था कि हमारे पास लैंड का परसेंटेज कम है, फिर भी हमारे पास वैरायटी ज़्यादा है। इतनी लैंड में भी हमने 8.1% टाइप की वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमारे इंडिया में हैं। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री। इन इंडिया टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स आर 500। 500 टाइप के मैमल्स हैं। मैमल्स आपको पता ही है। 1200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स की 1200 स्पीसीज़ हैं। 220 स्पीसीज़ ऑफ स्नेक, 220 तरह के सांप मिलते हैं यहाँ। 150 लिजर्ड स्पीसीज़, 150 तरह की छिपकलियाँ मिलती हैं, जिसमें से 5 से 6 तरह की तो हम अपने घरों में देख लेते हैं। अलग अलग कलर की होती हैं, किसी में ग्रीन लाइन खींची होती है, किसी में कोई लाइन नहीं खींची होती, कोई टोटल ब्लैक होती है, कोई हल्की ब्राउन होती है, कोई हल्की मिट्टी जैसे कलर की होती है। 30 स्पीसीज़ ऑफ टॉर्टॉइज, कछुओं की 30 तरह की प्रजातियाँ हैं। 30 स्पीसीज़ ऑफ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की 30 तरह की स्पीसीज़ हैं। एलिगेटर्स, एलिगेटर हम घड़ियाल को कहते हैं, घड़ियाल भी मगरमच्छ जैसा ही होता है, उनकी 142 स्पीसीज़ 30 स्पीसीज़ क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों की मिलाकर हैं।
142 स्पीसीज़ ऑफ एम्फीबियान, एम्फीबियान की 142 स्पीसीज़। एम्फीबियान भी आपको पता है, आपको अगर नहीं पता है तो आपने प्रीवियस क्लासेस को ढंग से अटेंड नहीं किया है। बता देता हूँ मैं, एम्फीबियान वो होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। 105 स्पीसीज़ ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज़, फ्रेश वाटर में रहने वाली, जो फ्रेश वाटर होता है, दूसरा सेलाइन वाटर होता है, मीठा पानी और खारा पानी जिसे हम कहते हैं। तो फ्रेश वाटर मीठा पानी बोला जाता है उसकी। उनमें फ़िश कितने तरह की है? 105 टाइप्स की। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ ऑफ इन्वर्टिब्राज आर फाउंड। इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती, तो उनकी भी 1000 तरह की स्पीसीज़ हैं। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, रेंगने वाले जो होते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती है। तो इतनी वैरायटी है अपने इंडिया में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बट एट प्रेजेंट टाइम मैन हैज़ क्रिएटेड सच कंडीशन बाई विच द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज स्पीसीज इज इन ए डेंजर। लेकिन अभी ह्यूमन ने ऐसी कंडीशन बना दी हैं जिससे इन स्पीसीज़ के रहने पर क्या आ गया है, खतरा मंडराने लगा है। बिसाइड्स मैन मेड रीजन देर आर नेचुरल रीजन्स वाइल्ड लाइफ इज़ फेसिंग डेंजर। अब मैन मेड रीज़न तो है ही है, उसके अलावा कुछ नेचुरल रीज़न भी हैं। नेचर की वजह से भी उनकी लाइफ क्या हो रही है, खतरे में पड़ रही है। रीजन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, देखते हैं वो कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। फर्स्ट आता है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट, उनके जो नेचर ने अपने घर बनाए हुए हैं, नेचुरल जो उनके घर हैं ऑटोमेटिक, उन पर क्या हो रहा है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब क्यों ख़त्म हो रहे हैं? देर आर वेरियस रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। कई रीज़न है जिसकी वजह से जो जंगली जानवर हैं उनके घर क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। जैसे वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी का फट जाना। वॉल्केनिक एरप्शन होता है, उसके आसपास के एरिया में पूरे में मैग्मा फैल जाता है। वो मैग्मा हाई टेम्परेचर होता है, पूरी जगह को क्या कर देता है, राख में बदल देता है। तो पेड़ों पर जानवरों के जो घोंसले हैं, ज़मीन में जो बिल हैं, झाड़ियों में जो घोंसले बना रखे हैं उन्होंने, गुफाएँ जो बनी हुई हैं उनकी, वो सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अर्थक्वेक आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, सारे पेड़ तहस नहस हो गए, गुफाएं टूट गई, मिट्टी की तो बनाते हैं वो। सुनामी, सुनामी में बाढ़ आती है, फ्लड आती है, पानी आता है बहुत तेज़, उनको बहा के ले जाता है। तो ये नेचुरल रीज़न हो गए। फर्स्ट रीज़न क्या होता है, देखिए इसी में हम नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन किस तरह से हो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन हैव इंक्रीज्ड। पॉपुलेशन बढ़ने से ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर बिल्डिंग रेजिडेंसेज। जंगलों को काटा जा रहा है घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, एंड इंडस्ट्री पर्पज़, इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे वो जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो जानवरों के घर भी ख़त्म हो रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट, जंगली जानवरों के निवास, हैबिटेट मतलब घर, वो क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। सेकेंड रीज़न, लार्ज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब जहाँ पानी के हेल्प से बिजली बनाई जाती है, लाइट बनाई जाती है। तो डैम बनाए जाते हैं उन जगह। डैम में क्या किया जाता है, पानी को हाइट पर इकट्ठा किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे देखिए ये एक पहाड़ है और ये एक दूसरा पहाड़ है, इनके बीच में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर बीच में क्या बना दिया जाता है, डैम बना दिया जाता है। इस तरह बीच में एक डैम बना दिया जाता है, क्योंकि इस वाली जगह में और इस वाली जगह में हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसकी हाइट ज़्यादा होती है, यहाँ पानी ऊंचा बह रहा होता है और यहाँ पानी लो लेवल पर होता है। तो बीच में जब डैम बना देते हैं तो अब पानी को यहाँ बड़े बड़े गेट लगा दिए जाते हैं और पानी को दूसरी तरफ रोका जाता है। अब ये गेट स्लाइडिंग होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो ये गेट खोलते हैं तो पानी एकदम तेज़ प्रेशर से आता है। उस प्रेशर को फिर टरबाइन घुमाकर लाइट प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। जैसे भाखरा नेगल डैम हो गया, तिहरी डैम हो गया, 20 प्रोजेक्ट हो गया। तो इन डैम को बनाने में क्या किया जाता है, कोई जगह आ रही होती है बीच में छोटा मोटा फॉरेस्ट, उन पेड़ों को हटा दिया जाता है और फिर वहाँ प्लांट भी लगाया जाता है। तो प्लांट जितने एरिया में लगेगा उतने एरिया में ज़मीन साफ़ कर दी जाती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, इनुंडेट वास्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट विच कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इनको बनाते टाइम बड़े लेवल पर फॉरेस्ट काटे जाते हैं और उनके काटने से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जब ख़त्म हो जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ का भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। माइनिंग इन फॉरेस्ट, माइनिंग की जाती है, खदानें बनाई जाती हैं जब मिनरल्स मिल जाते हैं ज़मीन के नीचे से, कोयला, गोल्ड, ETC। एसिड रेन, पॉल्यूशन की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है।
एसिड रेन से क्या होता है, ज़मीन की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं कर पाते, प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको फूड नहीं मिल पाता जो वेजिटेरियन वाइल्ड लाइफ है, जैसे हिरन हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गई, जो जंगल में रहते हैं, वो उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम कंटेनर्स इन द सीज इज डिस्ट्रॉइंग सी लाइफ हैबिटेट। ऑयल के बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं उनमें से ऑयल लीक कर जाता है, रिफाइनरी में कोई पाइप लीकेज हो जाता है तो वहाँ से, और ये ऑयल बहुत सारा निकलता है। आपने देखते हैं कितना सारा पेट्रोल डीजल है रोज़ाना कितनी गाड़ियों में डलता है, बड़े बड़ी आपने ट्रेन देखी होगी गोल गोल डिब्बे वाली, तो इतना सारा ऑयल डेली बेसिस, वो जब लीक हो जाता है तो बहुत सारा ऑयल लीक होता है, वो सारा नदी में जाके मिल जाता है। आपने अभी खबर पढ़ी हो रिसेंटली रशिया में ऑयल लीक हुआ था, तो पूरी एक रिवर क्या हो गई थी, ब्लैक कलर की हो गई थी। ऑयल स्लिक कहते हैं इस टर्म को, रिफाइनरी से या फिर ट्रांसपोर्ट ले जाते टाइम एक शहर से दूसरे शहर में, जैसे अपने बाड़मेर में रिफाइनरी है तो पेट्रोल वहाँ से आता है, तो वो आपने एक टैंकर देखा होगा पेट्रोल का, खेड़ली में अगर आप नगर पालिका के पीछे जाओ तो कभी आपने वहाँ देखे होंगे खड़े हुए, तो उनमें से ऑयल जब लीक करने लग जाए और किसी आसपास के रिवर में जाके मिल जाए तो इस प्रोसेस को ऑयल स्लीक कहते हैं। तो अब वो ऑयल जब उसमें जाके मिल जाता है तो आप ऑयल पिलोगे तो आपको डिजीज़ हो जाएगी, आपको उल्टियाँ होने लग जाएंगी, आप ज़्यादा ऑयल के कंटेंट से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जब वो सी में जाके मिल रहा है तो सी में क्या रहती है, एक्वाटिक लाइफ रहती है, छोटे छोटे माइक्रो फिशेज़ रहती हैं पानी में, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज़ गेटिंग हीटेड विच इज़ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एटमॉस्फेयर हीट करता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे भी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, ख़त्म। और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होते ही नेचुरल हैबिटेट भी ख़त्म होते हैं, नेचुरल हैबिटेट के ख़त्म होने से वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये पहला रीज़न है क्या, कि उनके नेचुरल हैबिटेट का ख़त्म होने से वाइल्ड लाइफ भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। सेकेंड रीज़न आता है इल्लीगल हंटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इल्लीगल हंटिंग, शिकार किया जाता है, उनकी स्किन बिकती है, हाथी के दांत बिक जाते हैं, घोड़ों के नाखून जो होते हैं, नेल्स जो होते हैं, उनके खुर बोलते हैं जिनको, वो बिक जाते हैं। थर्ड, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन्स और वाइल्ड लाइफ के बीच में रहने के लिए संघर्ष होता है। वाइल्ड लाइफ को भी अपने घर चाहिए और ह्यूमन्स को भी चाहिए, पर ह्यूमन्स के पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास बंदूक हैं, हथियार हैं, हम उनको बेहोश कर देते हैं, मार देते हैं, क्रेन चला देते हैं, विस्फोट कर देते हैं, बम फोड़ देते हैं, तो वो मर जाते हैं, और वहाँ से अपन पेड़ों को काट कर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने रहने की जगह बना लेते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ खोल लेते हैं। इंडिजिनस फ्लोरा और फौना आर बीइंग अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन वेराइटीज़ और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फॉरेन वैरायटी के आने से प्लांट की जो नेचुरल वैरायटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसको आप बायोडाइवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन रीज़न, अदर रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर, इसके अलावा कौन से रीज़न है वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन के, नेचुरल, एंसेंट्रल एंड मैन मेड रीजन्स। ये आपके रीजन्स हो जाते हैं जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ आपकी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अब, कि इनको डिस्ट्रॉय होने से हम कैसे बचा सकते हैं और क्यों बचाना ज़रूरी है।